बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कोई माने या न माने, सियासत, रियासत और अवाम आज आमने सामने है। हाँ साहब तब्दीली का नारा लगाकर इक़्तिदार में आए थे। उस तब्दीली की कीमत तबाही, बर्बादी, बेरोजगारी, महंगाई की सूरत में अदा करते करते अब बात गद्दारी और हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट तक पहुंच गई है। मुल्क ज़रूरी पैदावार में खुद कफील था, लेकिन लगता यूं है कि अब गद्दारों में हम खुद कफील होते जा रहे हैं। और कहने वाले तो कहते हैं कि गद्दारों की फसल अगर इस तरह बोई जाती रही तो खुदा न खास्ता कोई बड़ा सानहा रूनुमा हो सकता है, और सभी इस बात के जिम्मेदार हैं। रियासत भी इसके जिम्मेदार है, सियासतदान भी इसका जिम्मेदार है, और रियासती इदारे भी इससे बाहर नहीं। लगता यूं है कि सभी आपस में गुत्थम गुत्था है। मुल्क से करप्शन खत्म करने के नाम पर मुल्क का जो हाल कर दिया गया है उसकी मिसाल पिछले 70-72 सालों में नहीं मिलती। होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। तो कोई माने या ना माने, मुल्क में जारी सियासी लड़ाई अब सरहदें अबूर कर चुकी है। पाकिस्तानी सियासतदानों के बयानात और उन पर सबसे ज्यादा डिबेट मोबाइल से पड़ोसी मुल्क भारत में हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस तरह खुश है जिस तरह मोगैम्बो फिल्मों में खुश हुआ करता था। हालांकि खुश होने वाली बात कोई नहीं, लेकिन लगता यूं है कि मोदी के इतने एजेंट और पैरोकार शायद उनके अपने मुल्क में नहीं जितने आजकल हमारे यहाँ पाए जाते हैं। जिंदा दिलाने लाहौर में गद्दारी के बैनर लगे हैं। गद्दारी गद्दारी का खेल खेला जा रहा है। तारीख हुआ है कि गद्दारी के इल्जामात का सबसे ज्यादा फायदा दुश्मन को हुआ। लाहौर मुस्लिम लीग नून का सियासी गढ़ है और मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत लाहौर से मुंतखब हुई है। अब उस जमात के खिलाफ जिसका मैंडेट शहर में है, उसी के शहर में गद्दारी के बैनर लगे हों तो उनके वोटर और सपोर्टर को क्या पैगाम दिया जा रहा है? कोई भी अयाज सादिक के उस बयान की हमायत नहीं करता जो उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर दिया, या उनके बयान से जो नतीजा आज किया गया। यह बयान फौज के खिलाफ नहीं था, यह सियासी बयान था जो हुकूमत के बयानिए के जवाब में सामने आया। लेकिन वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी पर सवालिया निशान बन गया। उससे भी 4 हाथ आगे फवाद चौधरी निकले जिन्होंने पुलवामा अपने गले में डाल दिया। तो यह सारी सियासी लड़ाई है। बदकिस्मती से इस लड़ाई में और भी बहुत से पर्दा नशीनों के नाम आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मुल्क की 11 बड़ी सियासी जमातें यह समझती हैं कि उन पर एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत कर दी गई है जिसके पास मैंडेट नहीं था, उन्हें मैंडेट दिलाया गया। ये कोई अनहोनी बात नहीं। इससे पहले भी बहुत सी हुकूमतों को इसी तरह मैंडेट दिलाया जा चुका है, या मैंडेट न होने के बावजूद बहुत से लोग इक़्तिदार इंजॉय कर चुके हैं। लेकिन इस बार फर्क यह है कि इस बार मैंडेट दिलाने वाले हुकूमत बचाते नजर आ रहे हैं, उसे उन्हें डिफेंड करते नजर आते हैं। तो अपोजिशन जमातों को ये तासुर है, उन्हें ये तासुर मिल रहा है कि अगले कई साल तक उन्हें इक़्तिदार में नहीं आने दिया जाएगा। तो इसीलिए अपोजिशन ये कहती है कि उनकी लड़ाई खान साहब से नहीं बल्कि वो सोच रखने वालों से है जो अपोजिशन को अगले कई बरस हुकूमत में देखना नहीं चाहती। इस लड़ाई में अब शिद्दत का पहलू नुमाया है। वैसे तो हर जगह एक रेड लाइन होती है, इसी तरह सियासत में भी एक रेड लाइन होती है। इस रेड लाइन का मतलब यह होता है कि सियासी लड़ाई सियासत तक महदूद रहेगी। मुल्क की सलामती, नेशनल सिक्योरिटी के मामला, उनको इसमें नहीं घसीटा जाएगा। सियासत को रियासत से अलग रखा जाता है। बदकिस्मती से ये रेड लाइन सभी अबूर कर चुके हैं और इतनी धूल उड़ रही है कि वो लाइन कहीं नजर नहीं आती। इसका फायदा उठाने वाले बहुत है, दुश्मन तो इसका फायदा उठाते ही है, लेकिन किसी हद तक हुकूमत का मुफाद भी इसी में नजर आता है कि अपोजिशन की तोपों का रुख उनकी तरफ ना हो। अगर रियासती इदारों के हवाले से कोई बात होती है तो उसे मुल्क की दुश्मनी के खाते में डालकर लड़ाई का रुख दूसरी तरफ रखा जाए। दुश्मन को भी इसका फायदा होता है जो मजे ले रहा है। अब भारत की तरफ से लड़ाई उनका मीडिया लड़ रहा है। वैसे तो मोदी साहब के लिए खुशी की बात कोई नहीं, क्योंकि ये जो बयानिया है, ये बयानिया सियासतदान उकता कर एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम तराशी कर रहे हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये लड़ाई हमारी तरफ से तो हमारे सियासतदान लड़ रहे हैं, जबकि इंडिया की तरफ से लड़ाई सिर्फ उनका मीडिया लड़ रहा है। मोदी हुकूमत बड़े इत्मीनान से अपना काम कर रही है, जबकि उनके मीडिया ने पाकिस्तान में जारी सियासी लड़ाई पर सबको आगे लगाया हुआ है। और हमारे यहाँ भी जो सबसे ज्यादा रद्द-ए-अमल आ रहा है वो इसी बात पे आ रहा है कि पाकिस्तान में सियासतदान जो बयानबाजी कर रहे हैं उसका फायदा उनका दुश्मन मुल्क उठा रहा है। यानी अगर भारत ना होता
और भारत का मीडिया ना होता तो फिर यह बयानिया तस्लीम कर लिया जाता। यानी रोजाना की बुनियाद पर जो गुफ्तगू भारत में हो रही है, जिसे वो कैश करा रहे हैं, उसके बरक्स हम क्या कर रहे हैं? हमारा भी सबसे ताकतवर हथियार एक वक्त में मीडिया था और हमने उस मीडिया को जीरो कर दिया है। मुशर्रफ के दौरे हुकूमत से लेकर नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत तक फौज के बाद सबसे बड़ी लड़ाई जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग थी, वो लड़ाई मीडिया ने लड़ी। मीडिया ने उस जंग में भारतीय मीडिया समेत CIA, रॉ, मोसाद सब का मुकाबला किया, किसी की एक नहीं चलने दी। तमाम दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां पाकिस्तान को दहशतगर्द साबित करने पर जोर लगा रही थी, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया उतनी ही ताकत से उन्हें काउंटर करता था। तो ये पाकिस्तानी मीडिया की ताकत थी। इसलिए ताकतवर मीडिया रियासतों का दिफा करता है और मीडिया रियासत का चौथा सतून कहलाता है। तो खान साहब ने सबसे पहले आते ही मीडिया पर कुल्हाड़ा चलाया। आज हालत यह है कि पाकिस्तानी मीडिया भारतीय मीडिया का मुकाबला करने की सकत ही नहीं रखता। अस्करी क़यादत का मौक़िफ़ यह है कि इस वक्त 5th जनरेशन वार चल रही है, प्रोपेगेंडे का दौर चल रहा है और सबसे ज्यादा जो काम चल रहा है यानी पूरी हुकूमती व्हाट्सएप पे चल रही है, सारे काम व्हाट्सएप पे चल रहे हैं। प्रोपेगेंडे का सबसे बड़ा टूल मीडिया, अखबार, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया होते हैं, लेकिन हमने सोशल मीडिया को सब कुछ मान लिया है। और सोशल मीडिया को अगर आप देखें तो लगता यूं है कि पाकिस्तान में सिवाय गद्दारों के और ईमानदारों के दरमियाना को बंदा ही नहीं रहता। और मीडिया को हमने मरने, सिसकने और बिलकने के लिए छोड़ दिया है। हथियारों के बाद यानी एक जंग जो कन्वेंशनल वार होती है, जो बंदूक से, तोप से, तलवार से लड़ी जाती है, वो लड़ाई फौजें लड़ती है, लेकिन उससे बड़ी लड़ाई मीडिया लड़ता है। और ये वो लड़ाई है जिसका कोई इख्तिताम ही नहीं। ये 24/7 लड़ाई है जो रोज लड़ी जाती है। और खास जब हुकूमत में आए थे उस वक्त मीडिया इतना ताकतवर था कि नवाज शरीफ की हुकूमत को चलता करने में इस बूढ़ी मीडिया ने भरपूर किरदार अदा किया। शायद ही कोई टीवी चैनल या अखबार ऐसा हो जो नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन को सपोर्ट ना करता हो। सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर हुकूमत के खिलाफ दिन रात प्रोपेगेंडा हुआ, जिसका सबसे ज्यादा फायदा किसको पहुंचा? हाँ साहब को पहुंचा। हाँ साहब अवाम के सामने तब्दीली के मसीहा के रूप में नमूदार हुए, जिन्हें तमाम रियासती इदारों की हमायत हासिल थी, मुकम्मल सपोर्ट थी। एस्टेब्लिशमेंट, मुख्तलिफ हल्के, उनमें बहुत से इदारे आते हैं, सब तब्दीली की राह में रुकावटें दूर करते नजर आए। हाँ साहब ने इक़्तिदार में आने के बाद सबसे पहले मीडिया का गला दबाया। आज भारतीय मीडिया का जवाब देने के लिए हमारे पास ताकतवर मीडिया कहां है? बड़ा जवाब किसको देना पड़ता है? ISPR को देना पड़ता है। तो मुल्क को इस हाल तक किसने पहुंचाया जहां इस वक्त भारतीय मीडिया हमारे सियासतदानों के इनफरादी इंडिविजुअल बयानात को लेके सियासी लड़ाई को मुल्कों की फतह और शिकस्त के बयानिए में बदल रहा है। जो लड़ाई हमने मैदान में जीती, जो हमने दुश्मन को नाको चने चबाए, जिसके अजायम को हमने खाक में मिलाया, जो जंग हमने मैदान में जीती, उस जंग को भारतीय मीडिया टेबल पर जीतने की कोशिश कर रहा है। तो ये हम पे ऐसा वक्त क्यों आया? हम क्यों इतना आगे निकल गए कि आज उस लड़ाई में हम आपस में उलझ गए हैं? तो ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि हमें ना अपनों का पता है, ना पराये की पहचान रह गई है। गली गली गद्दारी की फसल उगाएंगे तो इसका फल मीठा नहीं होगा, कड़वा होगा। अयाज सादिक के हवाले से साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली, जिन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये बयान दिया था, जो आजकल जिसके ऊपर बहुत डिबेट हो रही है, और अयाज सादिक पर गद्दारी के मुकदमे और उनको गद्दार, मीर जाफर, मीर सादिक, पता नहीं क्या क्या इल्काबात मिल रहे हैं। वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने दावा किया है, बल्कि उन्होंने आज बयान दिया है कि उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दर्ज करने की दरखास्तें आ रही हैं। यानी मुल्क का एक साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली, जिसने 5 साल आपकी असम्बली चलाई, अब उसके खिलाफ हम गद्दारी के मुकदमे दर्ज करने चल पड़े। और फिर यह भी कहा गया कि जो कोई भी इदारों के खिलाफ बात करे वो भारत चला जाए। आपने देखा नहीं है कि जिस वक्त ANP की हुकूमत आई थी, जब ANP हुकूमत ने टेररिज्म के खिलाफ तरीके तालिबान अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बलोरों को मार दिया, अजीब गुलाम बलोरों को मार दिया, फिर इफ्तिखार के बेटे को मार दिया, ये रिएक्शन है। तो मैं इस दुआ के साथ कि हमारे ये लोग जो कि
नून के बयानिए के साथ अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और अल्लाह ताला उनकी हिफाजत भी करे। तो मुझे लगता है कि वो वल्नरेबल है। इसलिए मेरे दोस्तों भाइयों, अपनी फौज के खिलाफ मेरा ख्याल है जो बात करता है उसको बॉर्डर के पास करता है, वो अमृतसर जाने रहे लाहौर पाकिस्तान वहाँ ही रह गए। आखिर में फिर आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं और इतनी देर से सुन रहे हैं, ये कहता हूँ कि आपकी हाजिरी अल्लाह ताला कबूल फरमाए और इसी हाजिरी के सदके आप इन लोगों को माफ़ करें और आप उसको मान रहे पाकिस्तान। तो मेरी गुजारिश ये है कि सियासी लड़ाई का रुख खुदा के लिए फौज की जानिब न मुड़े, फौज को इससे हटा दे। आज भारत में मुसलमानों को अपने हकूक मांगने पर भी यही कहा जाता है पाकिस्तान चले जाओ, और अगर हमारे लोग अपनी किसी बात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, उन्हें को गिले शिकवे हैं, तो हम भी उन्हें ये कहें कि भारत चले जाओ, तो फिर फर्क क्या रह गया? मुसलमानों के लिए कौन सा ऐसा मुल्क रह गया जहां वो जाके अपनी बात करेंगे? ये मुल्क सबका है। सबसे पहले इस मुल्क पर अवाम का हक है। कोई भी इस मुल्क से किसी को महज इस बात पर कि वो सवाल उठाता है, वो नाराज है, उसे गद्दार करार नहीं देना चाहिए। ना ही उसे आप ये कह सकते कि मुल्क से चले जाए। आज लाहौर में याद सादिक के खिलाफ बैनर लगे हैं। इसी किस्म की बात हमारे एक मिनिस्टर फवाद चौधरी ने भी की है और शायद 2-4 हाथ आगे जाके की है। तो कल को उनके खिलाफ भी बैनर लग जाएंगे। तो क्या ये कौम को तकसीम करने की साजिश नहीं? और ये साजिश कौन कर रहा है? लस्सी और लड़ाई आप जितनी बढ़ाएंगे बढ़ेगी, तो उसको मेरा ख्याल है बजाय इसके कि लस्सी में पानी डाल के उसको खींचते जाए, इसको समेटना चाहिए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने आज फिर एक बार अपने उस बयान की वजाहत की है। उन्होंने भी कहा कि वो पाकिस्तान को सबसे मुकद्दम और मुकद्दस रखते हैं। मेरी बात पे इख्तलाफ हो सकता है, हुआ हो लोगों को, मगर वो सियासी बात को जो रंग देने की कोशिश की गई उससे पाकिस्तान के बयानियों को फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि इस सेलेक्टेड हुकूमत ने हिंदुस्तान में जो नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, नाकाम कोशिश, उसको तक़वियत देने की कोशिश की। हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हुकूमत से, मगर वो सियासी इख्तलाफात हैं, चाहे वो सकूत कश्मीर के हवाले से हो या इनकी फ़ॉरेन पॉलिसी की नाकामी के हवाले से हो। इन्होंने जो अफवाज पाकिस्तान को मेरे स्टेटमेंट से नत्थी करने की कोशिश की, ये कोई पाकिस्तान की खिदमत नहीं थी। मेरी स्टेटमेंट देखी जा सकती है, सुना जा सकता है, और उसमें मैंने इस हुकूमत के बारे में गुफ्तगू की थी जिसको गलत अंदाज में इंडियन मीडिया की स्ट्रेटजी को अपनाते हुए यहाँ हुकूमती लोगों ने उसको मिसरीड किया, जो कि न सिर्फ सरासर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश है, बल्कि ये पाकिस्तान की खिदमत ना हुई। और मेहरबानी करके अफवाज पाकिस्तान को इस लड़ाई से बाहर रखें। मैं अपने मौक़िफ़ पे खड़ा हूँ और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे मेरे पास बेशुमार राज हैं। मेरे पास नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो थी पार्लियामेंट के, उसको मैं हेड करता रहा हूँ। मैंने कभी गैर जिम्मेदाराना ना स्टेटमेंट दी है, ना इंशाअल्लाह दूंगा। तो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने, मेरी जाती राय है कि वो अगर ये बयान ना देते तो ज़्यादा अच्छी बात होती, लेकिन उनका बयान जिस तरह का भी था उसके ऊपर जो रिएक्शन आया उसने इसको बहुत ही फ्लेयर अप किया, और उसका नतीजा ये निकला कि फवाद चौधरी ने भी ऐसी बात कर दी जो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि उनकी भी इंटेंशन नहीं है। फवाद चौधरी ने भी हरगिज़ ये नहीं कहा होगा कि वो पुलवामा के
अंदर हमने को कार्रवाई की है। वो भी स्लिप ऑफ टंग है, जोश जज्बात है। जिस तरह अयाज सादिक अपनी गुफ्तगू में आधे आधे जुमले बोलते हैं ना, स्पीकर बड़ा कम बोलता है, तो जुमलों का कोई बैलेंस नहीं होता। अभी भी उनको सुने शॉर्ट तो आपको नजर आएगा कि रवानी नहीं है, तो नहीं कहना चाहिए था। लेकिन अगर कहा तो नौबत ये नहीं आनी चाहिए कि आप किसी को गद्दारी या हुब्बुल वतनी और इस तरह की चीजें करें। तो पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान अयाज सादिक से मिलने पहुंचे थे और दोनों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मौलाना फजलुर रहमान ने इस पर बात की। उन्होंने क्या कहा? हमारे इदारे इतने मुक़द्दस हैं कि उसके अफराद भी उनसे ज़्यादा मुक़द्दस हैं कि वो तनक़ीद से बालातर हैं। हम शायद इस उसूल को तस्लीम नहीं करते। हम तौहीन-आमेज़ रवैये के ख़िलाफ़ हैं, चाहे वो अदालत के बारे में हो, जज साहिबान के बारे में हो, जनरल्स के बारे में हो, लेकिन हम अपनी तौहीन भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। और ये लोग इस किस्म की ज़बानें इस्तेमाल करते हैं कि जिसके बाद आदमी को अपने जज्बात पे कंट्रोल करना पड़ता है। तो मैंने ऐसी कोई अहमक हुकूमत नहीं देखी जो आबैन मुझे मार की सियासत करती है, जो खुद इश्तिआल दिलाती है अपोजिशन को। तो इस हवाले से हम अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं। पीडीएम को तोड़ने की साजिश कराची में हुई, लेकिन पीडीएम की जमातों ने अपनी भरपूर हिकमत अमली से उसको नाकाम बनाया है। अब अयाज सादिक साहब की गुफ्तगू से या उनके कुछ अल्फाज से कोई इख्तिलाफ राय कर सकता है, लेकिन उसके रद्द अमल में पुलवामा का जिक्र करके जिस अक्लमंदी का मुजाहरा किया गया है, उसको भी तो अंदाज़ा लगाया ना कि वहाँ है क्या, वहाँ किस किस्म के लोग बैठे हुए हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस मुल्क में कोई संजीदा हुकूमत मौजूद है, या कोई कानूनी हुकूमत मौजूद है, या कोई अहल हुकूमत मौजूद है। नाजायज़, नालायक और ना अहल हुकूमत इस वक्त। तो ये गिले शिकवे हैं जो कि पीडीएम कर रही है। वो पीडीएम समझती है कि इदारे जो है वो उनमें भी तहम्मुल बर्दाश्त होनी चाहिए कि वो अगर पॉलिटिकल लीड को कोई शिकायत है तो वो अगर कोई शिकायत करे तो उनको सुने। और मेरा ख्याल है इदारे तहम्मुल का मुजाहरा कर ही रहे हैं। हमने देखा, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि फौज सियासत से खुद को डिस्टेंस कर चुकी है और पिछले कई हफ्तों से जब से अपोजिशन मैदान में है, जलसे कर रही है, तो कोई जलसा जुलूस ऐसा नहीं जिसमें ये नजर आया हो कि कहीं से कोई एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई ऐसी रुकावट आई हो। तो बज़ाहिर तो ये लगता है, और मेरी ये अंडरस्टैंडिंग भी है कि फौज इस मामले में बिल्कुल खुद को डिस्टेंस कर चुकी है। लेकिन जो बाकी के मामला है जिस पर अभी तक अपोजिशन अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, उसका हल एक ही है, और वो हल जाहिर है डायलॉग है। आप जितना इसको रोज खाते जाएंगे, पानी में वो कहते हैं ना, जो मैंने पहले कहा, लस्सी और लड़ाई जितनी बढ़ाएंगे बढ़ती जाएगी। तो ये इस वक्त लस्सी बनी हुई है और वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, उसमें पानी डाला जा रहा है, उसमें रोज कोई एक बयानी आ जाता है। तो क्या ये बेहतर नहीं कि इसको रोकने के लिए आप बैठ जाए, बात कर ले, जहां जो रिजर्वेशन है वो दूर कर ले, अपने लिए हदूद हुदूद का तयन कर ले। और मेरा ख्याल अपोजिशन भी ऐसी नहीं है और कोई भी ऐसा नहीं है, ना मैं हुकूमत को समझता हूँ ना मैं अपोजिशन को समझता हूँ कि जो कि जिनके अंदर कोई खुदा ना खास्ता मुल्क दुश्मनी की कोई बात हो। स्लिप ऑफ टंग है, जोश जज्बात है, बेवकूफ़ है। कुछ लोगों को पहली बार इक़्तिदार मिला है तो उन्हें समझ नहीं आ रही कि उन्हें कहाँ आगे बढ़ना है। कुछ लोगों से इक़्तिदार छिन गया है तो उन्हें भी समझ नहीं आ रही कि कैसे इसको अपनी पोजीशन को रिस्टोर करना है। हुकूमत का भी इस हवाले से आज एक स्टैंड सामने आया। शिबली फराज बोले और उन्होंने भी ये बात नहीं की कि फवाद चौधरी ने क्या कहा, लेकिन उनका सारा फोकस अयाज सादिक पे ही है। भारतीय मीडिया पर इन तकारीर को पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि मेरा ख्याल है दी इसी वजह से गई थी। उनके टेलीविजन नेटवर्क्स पे पूरी तरह से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, हमारे मुल्क के खिलाफ, हमारी फतह को शिकस्त में तब्दील करने का तासुर दिया जा रहा है। मेरी रिक्वेस्ट होगी आप मीडिया के दोस्तों से कि बजाय इससे कि अगर आप कायद आज़म के मज़ार की बेहुरमती होती है तो बहस हो जाती है इस पे कि एक नॉन एंटिटी सफदर, उसके बारे में बात ज्यादा होती है। जब अयाज सादिक की बात हो तो उसमें ज्यादा बात इससे होती है कि जी इसने भी ये कहा था, उसने भी ये कहा था, और उसने ये जो बात है उसको इस तरीके से उसको नहीं होती है। तो ये मेरा मौक़िफ़ है कि भारतीय मीडिया पर अगर ये नहीं आता तो फिर आप बात नहीं करते, फिर आपको समझ नहीं आती क्या हुआ, फिर सब कुछ ठीक हो जाता। क्योंकि भारतीय मीडिया बहुत ताकतवर है। जब भारतीय मीडिया बोलता है
तो फिर बहुत से लोगों की या तो बोलती बंद हो जाती है या फिर बहुत ज्यादा चीखें निकलती हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि भारतीय मीडिया ने इसको लिफ्ट किया और उस पर हमारी तरफ से रिएक्शन आया। अय्याज सादिक की तकरीर के 24 घंटे बाद या उससे भी ज्यादा अरसा गुजरने के बाद जब तक वो भारतीय मीडिया पे नहीं चला, हम लोग बड़े खामोश बैठे थे, सुकून से बैठे थे। तो इससे अंदाजा होता है कि मीडिया के ऊपर या किसी मुल्क का अगर मीडिया ताकतवर हो और वो रिएक्ट करे तो उसका जो असरात है वो कितने दूर तक जाते हैं। तो आपने अपने मीडिया का ये हाल किया कि आपका मीडिया, उसको बेचारे को फुर्सत ही नहीं है, ये मीडिया अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, शॉर्ट लिस्टिंग कर रहा है, लोगों को नौकरियों से फारिग कर रहा है, मीडिया हाउसेज चलाने में इतनी परेशानी का सामना है कि आपको अंदाजा नहीं। जो थोड़े बहुत मीडिया हाउसेज चल रहे हैं वो बिल्कुल क्राइसिस के अंदर अपने आप को किसी तरीके से घसीटते हुए चल रहे हैं। तो रियासत ने या अपना एक बहुत बड़ा टूल जो कि जिसके ऊपर अभी मैंने सुना कि कहते हैं जी कि भारत ने $3 अरब दिए पाकिस्तान के अंदर पता नहीं फलां काम के लिए और प्रोपेगेंडे के लिए और अनरेस्ट करने के लिए $3 अरब। तो प्रोपेगेंडे के लिए कोई $3 अरब दे सकता है, लेकिन अपने मीडिया को आप जो है वो चंद करोड़ के इश्तिहार चल रहे थे तो वो भी आपने बंद कर दिए कि नहीं जी बिल्कुल बंद कर दे, इनका गला ही घोट दे। तो मीडिया के पास तो पाकिस्तान के अंदर तो और कोई सोर्स ही नहीं है जिससे वो अपने फंड जनरेट कर सके और अपने मीडिया हाउसेस को रंग। ये ऐसे ही बरसमील तस्करा बात आ गई, क्योंकि मीडिया अगर ताकतवर हो और मीडिया को पूरी दुनिया के अंदर, अमेरिका में चले जाए, पूरा मीडिया जो है उसको गवर्नमेंट सपोर्ट करता है। इसलिए अमेरिका का मीडिया पूरी दुनिया के अंदर हावी क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट उनको पूरी सपोर्ट करती है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने जूते की नोक पे रखा हुआ है मीडिया को। एक और खबर मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान में इख्तिलाफ राय के हवाले से है। मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के लोग मरकजी क़यादत से नाराज हैं और खबरें ये आ रही हैं कि बलूचिस्तान में जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं अब्दुल कादिर बलोच और उनके जो जनरल सेक्रेटरी सनाउल्लाह ज़हरी वो नाराज हैं, मुस्तफ़ी हो रहे हैं। और इसके अंदर की कहानी मैं आपको बता देता हूँ ये हुआ क्या, क्यों वो नाराज हैं। पीडीएम के कोयटा में जलसा हुआ और उस जलसे में अख्तर मैंगल जो है वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ बैठे, क्योंकि वो उन 11 जमातों में शामिल हैं जो पीडीएम का हिस्सा है। अब एक जमात के सरबराह अगर मौजूद हों तो फिर जाहिर है कि उनके जो नीचे की क़यादत है वो स्टेज शेयर नहीं कर सकती। तो फैसला ये किया गया कि चूंकि मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत कोटा के जलसे में मौजूद है तो मुस्लिम लीग बलूचिस्तान की क़यादत को ज़रा अलहदा रखा जाए। सनाउल्लाह ज़हरी वर्सेस अख्तर मैंगल एक बहुत पुरानी सियासी राइवलरी है और बहुत अरसे से दोनों एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो उसकी वजह से ये फैसला किया गया कि अख्तर मैंगल साहब के साथ उनको ना बिठाया जाए, वरना बदमज़गी होगी, क्योंकि दोनों का आपस में एक हल्के बंदी की सियासत का जो है इशू है। तो स्टेज शेयर ना करने की वजह से नाराजगी पैदा हुई। उसके बाद सनाउल्लाह ज़हरी साहब जाहिर है वो नाराज होंगे। फिर वो अब्दुल कादिर बलोच वो प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ पूरी जमात है मुस्लिम लीग नून की, वो खासे नाराज हैं कि हमें मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत ने बलूचिस्तान या कोयटा के जलसे में हमें बाहर रखा है। तो अब उन्होंने नाराजगी का इजहार कर दिया। ज़ाहिर है क़यादत उन्हें राज़ी करने की कोशिश करेगी। बहुत से लोग ज़ाहिर जज्बाती होते हैं, फ़ौरन उन्होंने रिएक्शन भी दे दिया कि जो जाता है जाए, क्योंकि नवाज शरीफ ने कहा कि उनका बयानिया बड़ा सख्त है तो कोई उसका बोझ नहीं उठा सकता। तो ऐसी बात नहीं। अब्दुल कादिर बलोच का भी मुस्लिम लीग नून में बहुत बड़ा किरदार है, सनाउल्लाह ज़हरी का भी है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें जो है थोड़ा उनको तम्मल और ठंडे दिल से काम लेना चाहिए। हालात ही ऐसे हैं, लेकिन अगर हो भी जाएगा तो जाहिर है ये एक उनका पॉलिटिकल राइट है। अगर वो समझते उन्हें इग्नोर किया गया और पार्टी ने उन्हें यानी मुंह नहीं लगाया तो फिर उनका हक है कि वो प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट करने के कई तरीके हैं, रिजाइन भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। और आखिरी खबर ये है कि मुस्लिम लीग नून भी एक टाइगर फोर्स के मुकाबले में अपनी फोर्स ला रही है, शेर जवान फोर्स। अब पता नहीं ये ख्याल किसके ज़हन में आया, लेकिन जाहिर है ये मुकाबलेबाजी चल रही है। जब हुकूमत ने अपनी टाइगर फोर्स मार्केट में इंट्रोड्यूस करा दी है और टाइगर फोर्स के कारनामे ऐसे हैं कि माशाल्लाह जगह जगह उनकी ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि उन्होंने नाक में दम किया हुआ है। तो अब जाहिर है गली मोहल्लों में अब एक टाइगर फोर्स होगी, एक शेर फोर्स होगी। मुस्लिम लीग नून भी अपनी शेर फोर्स ला रही है। तो शेर फोर्स क्या करेगी? वो जाहिर टाइगर फोर्स के मुकाबले में जहाँ वो उनको तंग कर रहे हैं वो उनको जाके काउंटर करेंगे। तो ये जो इस तरह का जो एक पॉलिटिकल एक्ट है, मैं इसको इंडोज नहीं करता। मैं समझता हूँ कि ये अच्छा नहीं है। ये कल को ये लड़ाई गली मोहल्लों में फैल जाएगी, कोई एक ग्रुप उनका होगा, कोई ग्रुप उनका होगा। तो ये जो नीचे तक अनरेस्ट जा रहा है ये उन नादानियों की वजह से जा रहा है, जो नादानियां हम पिछले साल 2 सवा साल 2.5 साल से देख रहे हैं और वो बढ़ती चली जा रही हैं।
और उसमें आवाम को जोड़ने की बिल्कुल कोशिश नजर नहीं आती। हर दिन हम ये देखते हैं कि कोई ऐसा एक्ट हो जाता है जिससे अवाम तकसीम होते हैं। जैसे गद्दारी वाला मामला आया तो वो लोग जिन्होंने मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट किया हुआ है वो जाहिर है वो भी तकलीफ में है कि उनकी क़यादत के या उनके जिनको उन्होंने वोट दिए हैं, इलेक्टेड मेंबर हैं, उनको आप गद्दार कहेंगे, उनको उन पर आप वो चीज़ें करेंगे तो जाहिर है उनको वो गुस्से होंगे, नाराज़ होंगे, वो हर्ट होंगे। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि उनको ऐसी बात नहीं करना चाहिए थी। एक MP MNA को और एक साबिक स्पीकर कौमी असम्बली को एक जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। उनका मौका भी अपनी जगह दुरुस्त है और मैं भी समझता हूँ कि याद सादिक अगर ये ना करते तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन जो उन्होंने किया उसके बाद जो रिएक्शन आया मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा ऐसा रिएक्शन था, वो भी नहीं होना चाहिए था। उसकी वजह से बहुत मौका मिल गया इंडिया को। देखिए इंडिया में इंडियन मीडिया कुछ भी करता रहे, जब हम उसका जवाब नहीं देते तो फिर वो बिल्कुल उनका अपनी मौत आप मार जाता प्रोपेगेंडा। या फिर मीडिया को का जवाब मीडिया के जरिए आना चाहिए। मीडिया का जवाब अगर और लोग देंगे, हमारे हाईएफ से देंगे तो फिर समझ ले के बात बनती नहीं है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है और फ्रेंडली मिनिस्टर फवाद चौधरी गुफ्तगू कर रहे हैं किसी बड़े अहम मौजू के ऊपर। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। अपोजिशन की तहरीक और अपोजिशन के हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है। जलसा जुलूस अपोजिशन कर रही है आजकल, तो उस पर हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू अपना है ना। नवाज शरीफ साहब हो गए, ये देखिए 2011 का क्लिप चलाएं पीएम का, ये तो भी आपने भी क्या चलाया ना कि ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे जब एहतसाब होगा। 2011 में भी आपने चलाया हुआ भी है। नसीम जहरा बीवी के साथ उन्होंने प्रोग्राम किया, उन्होंने कहा जब एहतसाब होगा ना ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, और ये सारे इकट्ठे हो गए। बुनियादी तौर के ऊपर देखें मसला ये है इस वक्त पाकिस्तान का जो अच्छा लड़ाई क्या है, चले ये बता दें। मैं दोनों से पूछता हूं, इस वक्त बुनियादी लड़ाई वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की है, आइन की है, आइन की अमलदारी की है। पीएमएलएन का क्या ताल्लुक है, मुझे आप बताइए। पीएमएलएन को कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की पैदावार है। पीएमएलएन जो है वो तो मार्शल लॉ की पैदावार है। पीएमएलएन का कोई ताल्लुक नहीं है आइन से, कानून से, कोई पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी से। उनका ताल्लुक सिर्फ उन 8 केसेस से है जो उनके ऊपर बने हुए हैं। आप आज 8 केसेस में रिलीफ दे दें, फौज भी पवित्र है, जुडिशरी भी दिल के करीब आ जाएगी, इमरान खान भी जबरदस्त हो जाएंगे, पीटीआई भी जबरदस्त हो जाएगी। आप 8 केसेस में रिलीफ देने से इनकार कर दें, ये सारे बहुत बुरे हैं। इनका तो झगड़ा तो आप कहते हैं केसेस का, मियां साहब वो कहते हैं केसेस का, इमरान खान साहब ने भी कहा, फवाद साहब भी कह रहे हैं कि रोला तो आइन की बालादस्ती का नहीं है। ये एक सवाल ये कि नवाज शरीफ को सजा अदालत ने सुनाई, अपील अदालत में ज़ेर समाअत है, तो हुकूमत के पास कौन सा ऐसा इख्तियार है कि वो केसेस ख़त्म कर देगी। या तो केसेस का फैसला होने से पहले शोर मचाया जा रहा होता तो बात समझ में आती कि जी सजाओं से बचने के लिए या मुकदमात ख़त्म कराने के लिए जोर लगाया जा रहा है। मुकदमात चल चुके, पेशियां भुगत चुके, कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त कर ली, तो पीछे क्या रह गया। तो हुक्मरान जमात का ये मौक़िफ़ इस लिहाज से बहुत ही कमज़ोर है कि अपोजिशन के मुकदमात ख़त्म कर दिए जाएं तो खान साहब उनके लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे, उनकी तारीफ़ें होने लगेगी। या तो ये मान लें कि इदारे फैसले नहीं दे रहे, जो कुछ कर रही है हुकूमत कर रही है, और हुकूमत ही चाहे तो मुकदमात भी ख़त्म कर दे, सजाएं भी माफ़ कर दे, तो फिर अदलिया कहाँ जाएगी। तो मेरी राय में ये दलील अब आवाम को हजम नहीं हो रही कि अपोजिशन खुद को बचाने के लिए या मुकदमात से बचने के लिए बाहर निकली है। मसला तो यह कि हुकूमत सियासी मुखालिफिन पर जो इल्ज़ाम लगा रही है या लगाती रही है वो तो साबित हो नहीं सके, और एहतसाब के नाम पर सियासी मुखालिफिन को खूब रगड़ा लगाया गया। अब 2 साल 2 महीने बाद दुनिया को पता चल गया है कि ये तो महज इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, बगैर किसी रेफरेंस के या मुकदमे के या जुर्म साबित हुए बगैर किसी को महीनों जेलों में डाले रखना, क्या ये एहतसाब हो सकता है। अब सियासी मसाले तो आप एक तरफ रखें कि हमदा क्यों कैद है या शहबाज शरीफ क्यों बंद है या खुर्शीद शाह क्यों कैद है, मीर शकील रहमान का क्या जुर्म है,
एक सहाफी, एक अखबार का मालिक, उनका जुर्म क्या है? उन्हें माज एक इल्जाम के तहत महीनों से जेल में डाल रखा है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह कि उनसे कुछ लोग खुश नहीं है। तो बगैर जुर्म साबित किए लोगों को कैद में रखना, जेल में ठोस देना, यह फाशिज्म तो हो सकती है, इसे इंसाफ कौन कहेगा? आगे बढ़ते हैं और वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान है सदाकत अली अब्बासी, MNA भी है और इकोनॉमिस्ट भी हैं। देखते हैं कि उनका मौजू क्या है और वो क्या फरमाते हैं। अफवाज के बारे में बुरी बातें करते हैं तो ये अफसोस का ही मकाम है कि एक आदमी जो मुल्क से बाहर बैठा है, खुद छुप के बैठा है, बच्चे उसके दो दो वहाँ पे असासे जोड़ के बैठे हैं, रिश्तेदार सारे मुल्क से बाहर बैठे हैं, फिक्र उनको पाकिस्तान की है। अपना पाकिस्तान में ना कोई असासा है, ना कोई बच्चा है, ना कोई उसका इंटरेस्ट है। मरियम साहबा, एक उनकी बेटी यहाँ पे हैं, वो भी बाहर जाने के बहाने ढूंढ रही हैं और चले हैं भाई साहब पाकिस्तान के आइन और कानून पर चलाने के लिए। खुद उनको अदालतें बुला रही हैं, वो आते नहीं हैं। खुद वो एक अदालत के मफरूर हैं, एक अदालत के मुजरिम हैं और एक अदालत ने उनको झूठा और बेईमान करार दिया है। उस बंदे को वापस लाना ये आइन और कानून की कोई एक अमलदारी का सबूत है। छोटे जो लोग हैं, जो छोटे तो आप मुश्किल है आपका लाना वापस, लेकिन जो लोग पाकिस्तान में रह गए हैं, जो पाकिस्तान की अवाम है, जो नवाज शरीफ साहब तो एक बंदे हैं ना, पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम है, उनको तो ना मारे, उनको महंगाई का रिलीफ कब मिलेगा? मैं ये पूछ रहा हूँ। दहशतगर्दी पे फोकस करें, इन ऑपोजिशन को छोड़े, इदारे लगे हुए इन पे, ये नैब लगी हुई है, अदालतें लगी हुई है, पुलिस लगी हुई है, पकड़ दखल हो रही है। आपका फोकस तो इन अवामी इश्यूज पे होना चाहिए। सर मैं ये कह रहा हूँ आपसे सिर्फ। जी जी कामरान साहब, कोई हुकूमत के कोई मिनिस्ट्री को तकरीबन 42 डिविजन्स हैं, जिनका अपना अपना काम है। महंगाई वाला भी बहुत बड़ा इशू है, उसको भी हल करना है और उसके लिए जो उसके मुतल्लिका लोग हैं वो हर हफ्ते बैठते हैं और सुबह शाम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। बाकी जो इदारे हैं, चाहे वो डिफेंस के हैं या दीगर हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन एक हमारे यहाँ आने की एक वजह भी थी, हम इस मुल्क से लूट मार करप्शन खत्म करने आए थे, जो महंगाई की और कर्जों की और ससारों की वजह थी, तो उसको भी ठीक करना है। और हमारा एहतसाब हो नहीं सकता कि छोटा पटवारी जो है वो जेल में हो और बड़ा लूट मार करने वाला ये तो सजा आपको रोजे में हवाएं खाता फिरे। ये तो आपको हमारे बयानिए के और कौमी बयानिए के ऐन मुताबिक है कि जहां छोटा चोर जेल में है वहां बड़ा चोर भी जेल में। बड़ा चोर, जिसको आप बड़ा चोर कहते हैं, उसको आप ही ने बाहर भेजा, ये भी अवाम आपसे पूछेगी। बहरहाल कानून की धज्जियां उड़ा के। देखिए, कोई इस बात को माने या ना माने, इस वक्त इस मुल्क का सबसे बड़ा इशू महंगाई है, बेरोजगारी है और मईशत है। अवाम बुरी तरह महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। लेकिन जब हुक्मरान जमात से पूछा जाए, सवाल किया जाए कि लोगों को भूख से निजात दिलाएं, खाने पीने की चीज़ें सस्ती करें, अद्वियात सस्ती करें और महंगाई कम करें, तो जवाब ये आता है कि हम तो आए ही लूट मार और करप्शन पर काबू पा रहे हैं। यानी महंगाई उनकी नज़र में बिल्कुल कोई लूट मार नहीं है। अद्वियात की कीमतों में 405% इजाफा, ये बिल्कुल कोई लूट मार नहीं है। बड़े बड़े माफिया जो लूट मार कर रहे हैं वो करते रहे, यानी हमने तो सिर्फ नवाज शरीफ को पकड़ना है। तो एक ही मकसद के लिए अगर खास हुकूमत में आए सिर्फ नवाज शरीफ को पकड़ने के लिए, तो वो शाहजरा थाने के SHO को कह देते, वो नवाज शरीफ को पकड़ लेते, उसके लिए पूरी हुकूमत बदलने की क्या जरूरत थी? तो तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार में आने का सिर्फ एक ही मकसद नवाज शरीफ को पकड़ना है, यानी और किसी काम से कोई सरोकार नहीं है। अब नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। जब भेजा था तो उस वक्त भी बड़े बड़े दावे कर रहे थे, इंसानी हमदर्दी और पता नहीं क्या क्या क्रेडिट लिए जा रहे थे। और सबसे अहम ये कि आज जो शख्स बेरोजगार हो चुका है, जिसके घर का चूल्हा बुझ चुका है, उसे सियासत से कोई दिलचस्पी है? उसे तो सिर्फ इस बात से दिलचस्पी है कि सरकार उसके लिए क्या कर रही है, उसे कितना रिलीफ दे रही है, उसकी मुश्किलात को कैसे एड्रेस कर रही है। किसी के आने या जाने से आम आदमी का क्या लेना देना? क्या नवाज शरीफ को वापस लाने से गुर्बत खत्म हो जाएगी? अगर नवाज शरीफ को वापस लाने से गुर्बत खत्म हो सकती है, करप्शन खत्म हो सकती है, तो फिर सारा पाकिस्तान मिलकर जोर लगाता है और वापस ले आता है। लेकिन जब वो यहाँ जेल में थे, उनको कई महीने जेल में भी रखा गया, तो क्या उस वक्त महंगाई नहीं? उस वक्त तो महंगाई 14% पे चली गई थी और करप्शन उसका तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। एडिटर जनरल पाकिस्तान की भी एक रिपोर्ट आ गई है, अंग्रेजी अखबार में छपी, अगर लोग वो पढ़ लें तो शायद वो जो बाकी की जो होश है वो भी ठिकाने आ जाए।
आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों, तबसरों, तस्जियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।